आसान राज नहीं करा। सूरत बहुत मुख्तलिफ होती रहती है, रोज़ बदलती रहती है, दो नए नक्शे होते हैं, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो कॉन्स्टेंटली आजकल डिस्कस हो रही है, वो है हमारा बजट। बजट से ज़्यादा मईशत डिस्कस हो रही है। हुक्मरान भी कहते हैं कि बजट पेश कर दिया, लेकिन टारगेट कैसे पूरे करेंगे। दूसरी तरफ उनसे कहा जा रहा है कि आपके पास क्या है, वो कहते हैं ना हम आपको कोई खुशखबरी सुना सकते हैं, ना कुछ और दे सकते हैं, लेकिन ये हमें मालूम है कि हमने मौजूदा हालात पे बेहतरीन बजट पेश किया है। हाँ, उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि तेल की कीमतें बढ़ेंगी, इस साल कम होने की कोई तवक्को नहीं है, लेवी लगानी पड़ेगी या कुछ और करना पड़ेगा। ये सारी सूरत हाल वो बताते हैं जी। उसके अलावा बहुत सूरत हाल पंजाब में बजट पेश होना है, कौन पेश करेगा, कब पेश करेगा, कैसे पेश करेगा, असम्बली का इजलास कैसे होगा, पंजाब में बाई इलेक्शन हो रहे हैं। ये इतनी सारी सूरत हाल हैं जिन पे डिस्कस किया जाए तो एक पूरा सिनेरियो उभर के सामने आता है। पाकिस्तान का नक्शा नज़र आता है कि पाकिस्तान का नक्शा क्या है और हम कहाँ फंसे हुए हैं। हमारे साथ आज बहुत एक अच्छा पैनल मौजूद है, कुछ और लोग भी शायद हमारे साथ शामिल हो जाएं दरमियान में। सबसे अहम रफ़ीक रजवाना साहब हैं, मोहम्मद रफ़ीक रजवाना साहब, जो गवर्नर रहे हैं पंजाब के, और पंजाब के इंतहाई संजीदा गवर्नरों में से थे, और उनके ज़माने में गवर्नर हाउस एक इल्म और तहजीब का मरकज़ बना हुआ था, कोई शक नहीं है इसमें। रजवाना साहब हमारे साथ मौजूद है, वेलकम रजवाना साहब। उसके अलावा हमारे साथ इस वक्त अतीक मीर हैं, जो सदर हैं कराची ताजर इत्तेहाद के। ये सारे सियासी हो रहे हैं ना जी, इक़्तिसादी मामला हो रहे हैं, इनसे हम रहनुमाई लेंगे कि क्या सूरत हाल है। टैक्स को नेट में ला रहे हैं, इनको आप कैसे कर रहे हैं, कुछ रियायत दी है कि नहीं दी है, आसानी हुई है कि मुश्किल हुई है, ये इनसे मालूम करते हैं। आमिर ज़िया साहब हैं, बहुत नामवर सहाफ़ी कह लीजिएगा, और मैं हमेशा इनका कायल रहा हूँ। बड़ा हूँ, मदा कहूँ तो उसकी और माने निकलेंगे, लेकिन मदा भी हूँ। और हसन खावर साहब हैं, ये यूँ तो PTI के तर्जमान रहे हैं पंजाब में, ये इनकी पहचान है, लेकिन हमारे लिए ये इसलिए भी मोहतरम है कि ये एक बहुत बड़े सहाफ़ती खानवादे से इनका ताल्लुक़ है। तो मैं शुरू करता हूँ, रजवाना साहब मैं आपसे शुरू करता हूँ जी बात को जी। क्या एक हैं जी, को सलाम सब को सलाम जी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। एक तो यही सूरत हाल है, ये बजट आया क्या है। हुकूमत भी वजाहत कर रही है कि हमारा टारगेट हम पूरे कर लेंगे, कोशिश करेंगे, कोई अच्छाई नहीं है, यानी कि फैक्ट्स एंड फिगर दोनों। आज शौकत तरीन बोल रहे थे, वो भी तकरीबन वही कह रहे थे कि इन्होंने फैक्टर फिगर गलत पिए, टारगेट इनके बहुत अच्छे हैं लेकिन अचीव कैसे करें, गोया ये मतलब हुआ। ये सूरत हाल है। दूसरे मैंने फिर आपसे सवाल करने हैं, जनूबी पंजाब के बारे में बाई इलेक्शन हो रहे हैं, दूसरी सूरत हाल पैदा हो रही है, तो क्या नक्शा नज़र आता है आपको जी? बात ये जी, बजट आपको पता है ये एक टारगेट होता है, और मैं वैसे जाती मेरी राय है और लोग भी समझते हैं, कोई हुकूमत जानबूझकर कोई ऐसा बजट नहीं बनाती कि जिससे कि हुकूमत की जो है वो साख भी खराब हो। पॉलिटिकल माइलेज तो आज तक खैर मुतासर हो रही है इन हालात में, और आवाम पर ज्यादा बोझ पड़े, तो इसीलिए तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने सुना है, शौकत तरीन साहब को भी सुना है, वो भी अपने एक तजर्बे के लिहाज से उनका भी एक बहुत अच्छा खासा तजर्बा है। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि इन मुश्किल तरीन हालात में ये एक सिंबॉलिक या एक रिवायती अल्फाज नहीं है। मैं खुद इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, मास्टर किया हुआ मैंने भी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मुल्क के हालात हैं उसमें मौजूदा हुकूमत जो है वो मखलूत हुकूमत है, सारी जमातों की जो कंसेंसस है, कलेक्टिव विजडम है, महकमों की, इशारों की, पिछले अगले तजर्बात सामने रख के तो एक मेहनत की गई है। एक मुतवाजन बजट कह लें या जो कुछ इन हालात में दिया जा सकता था वो बजट है, और टारगेट्स हैं। बाकी ये है कि एफर्ट्स होती हैं अचीव करने की, बाज़ औक़ात आखिर में जाके वो टारगेट्स कुछ अचीव हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ टारगेट से ज़्यादा अचीवमेंट हो जाती है। तो लेट्स होप कि अल्लाह करे जो जो हमारे ये टारगेट्स हैं। इस वक्त एक और भी बात है कि IMF के हवाले से हमारी जो अभी शराइत बकाया कुछ तय होनी है, और पहले भी तय होनी थी और कुछ हो चुकी PTI के दौर में। मैं इस वक्त कोई ये नहीं कहता कि किसके दौर में क्या हुआ और कौन क्या कर गया। लेट्स थिंक अबाउट द फ्यूचर। और पिछले कुछ तजर्बात अगर खराब हैं तो उनसे सबक हासिल करना चाहिए, अगर तजर्बात बेहतर हैं तो उनको फॉलो करना चाहिए। और इन हालात में इतना डेफिसिट है, करंट अकाउंट का खसारा है, फॉरेन रिजर्व बहुत कम है, पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है, बिजली वो कहते हैं कि इस साल तो हम सस्ती नहीं कर पाएंगे, इंटरनेशनल वो मार्केट मजबूरी है। देखें जी,
सियासत कोई भी हुकूमत होती शायद ऐसे करना पड़ता। बाद पॉलिटिकल फैसले होते हैं वो फौरी तौर पर उसका असर होता है और अल्टीमेटली पाकिस्तान की इकोनॉमी पर उसका असर बुरा होता है। तो पेट्रोल ने महंगा होना है, दुनिया में भी महंगा है, और हमारे पास जो सब्सिडी जो देते हैं IMF की शराइत है IMF की, कि ये इन शराइत के तहत जो है वो जो है ना इनको सब्सिडी को ख़त्म करें आप, ठीक है जी, और लेवी बढ़ाएं। तो अब हमारा IMF के बगैर वर्ल्ड के जो लेंडर्स हैं, वर्ल्ड में जो लैंडिंग एजेंसीज हैं, उनकी शराइत सामने रखनी पड़ती हैं। और दुनिया में वैसे भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, आप टेलीविजन पे भी देखते हैं, प्रिंट मीडिया पे भी आप पढ़ते हैं कि दुनिया के हर मुल्क में, यूरोप में, अमेरिका में जो है, आज अमेरिका में $5 का मेरा ख्याल है शायद गैलन चल रहा है, इफ आई एम करेक्ट। तो ये मसाइल हैं डेफिनेटली। हमें इस वक्त जो है ना ये सोचना चाहिए, पाकिस्तानी बन के सोचना चाहिए, पाकिस्तान को इस वक्त मजबूत, माशी तौर पर मजबूत करने के लिए इकदाम जो हो रहे हैं वो मिलजुल के उसका साथ देना चाहिए। पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल होगी, मेरा मुल्क स्टेबल होगा तो मैं भी सियासत करूंगा, हर जमात सियासत करेगी। ठीक बात तो है मेरी दुआ है। हाँ बिल्कुल, नहीं ठीक बात आप कह रहे हैं। अब बाकी बातें मैं आपसे बाद में पूछता हूँ, पहले मैं बात करता हूँ इनसे, अतीक मीर साहब से। ये अंजुमन ताजरान के ताजर इत्तेहाद कराची के सदर हैं और मैंने इनको बहुत एक्टिव देखा है अपने कराची स्टे के दौरान, हमेशा ये एक्टिव रहे हैं। क्या अतीक मीर साहब आप क्या महसूस करते हैं, क्या आपके लिए कुछ प्रॉब्लम पैदा हुए हैं या क्या कुछ सूरत हाल हुई, कुछ सच्चाई हुई है? देखिए 2 माह से ज्यादा अरसा हो गया जब से ये लोग आए हैं। इनके हर फैसले ने एक नया कचूका, एक नया मसला, एक नई तकलीफ, एक नया जख्म किया है। मैं मीर साहब आपको क्या बताऊं, मेरे जज्बात ही कुछ और हैं। ये इस बजट को तो एक अलग रखते, ये तो उस तसलसल में एक अताब है, गजाब है। मैं समझता हूं कि IMF को इससे ज्यादा आइडियल टोला मिल ही नहीं सकता था, इसलिए कि ये आप अभी कोई साहब कहते हैं इस हुकूमत ने, मैं कहता हूं ये हुकूमत नहीं, जल्लादों का टोला है जिन्होंने इख्तिदार की शर्त पर बहुत नाराज हैं आप, अवाम पर खुद को हमला किया है। मैं मीर साहब ये भानमती के इस कुंबे ने जो असर किया, मैं तो गरीबों में रहता हूँ, मैं मजदूरों में रहता हूँ, मैं मार्केट के लोगों। आप मुझे बताएं कि मार्केट पे इसका क्या असर हुआ है? आपकी ये गुफ्तगू बहुत खूबसूरत है। सन्नाटा है, एक सन्नाटा है, सांप सूंघ गया, कसाद बाजारी है। ये समझ लें कि कितने लोग नौकरियों से फारिग हो गए, कितने लोग हैं जिन्हें नौकरियां मिलनी थी और नहीं मिली। तो ये एक देखिए सलाहियत तो ये होती है कि आप ऐसा मतवाजन बजट पेश करते कि एक गरीब के कांधे से वजन उठाते, अमीर के कांधे पे रखते, लेकिन इन्हें उसका इदराक और एहसास कहाँ हो सकता है? इसलिए कि जो लोग हुकूमत ये तो यही तो दावा करते हैं कि हमने गरीब के बर्डन को अमीर के रखा है, इनकम टैक्स में वही छूट दी है, दूसरे मामलात में की है, आप लोग नहीं मान रहे। 20 साल से 4 लाख पर टैक्स में छूट थी, अब 6 लाख कर दिया। ये तो ताजिर किससे, तो वो फिल्म इंडस्ट्री वाले ज्यादा फायदे में रहे, सैलरी वालों ज्यादा फायदे में रहे। देखें ताजिरों को क्या नुकसान हुआ है, ताजिरों को क्या नुकसान हुआ है? ताजिरों को नुकसान ये हुआ है कि इन्होंने हर चीज पे टैक्स लगा दिया है। मैं क्या गिनवाने लगूं तो आप 4 प्रोग्राम आपके कम पड़ जाएंगे। हमें इतने असरात हैं कि बार बर्दारी हम नहीं कर सकते। हम माल कहीं से मंगवाना, यानी पेट्रोल की बात कर रहा हूँ कि कहीं माल की नकल मकानी है वो हम नहीं कर सकते। अच्छा, तेल तो सस्ता नहीं कर सकते, ये तेल तो हमारे काबू से बाहर हो गई। देखिए बिजली हमारे काबू से बाहर है। एक तो बिजली की कीमत बर्दाश्त से बाहर, दूसरा बिजली दस्तयाब नहीं, और तीसरा मरे पे 100 दुर्रे। अब कहते हैं जी मार्केटें 8 बजे बंद कर दें, तो बताइए हम कहां से कमाएंगे, हम कैसे कारोबार करें? मीर साहब, पूरी दुनिया में मार्केटें बंद हो जाती हैं शाम को, पूरी दुनिया में हो जाती हैं। देखिए दुनिया में हम अनोखे लाडले हैं, ऐसी लोड शेडिंग भी तो दुनिया में नहीं है। बिजली दुनिया में महंगी होती है, लेकिन ऐसी लोड शेडिंग आप बताइए, आप भी दुनिया में जा बजा गए होंगे, ऐसी लोड शेडिंग कहाँ है? आप कहते हैं चले सूरज की रोशनी से इस्तेफादा करें, तो भाई सारा दिन अगर आप 6-6 घंटे लोड शेडिंग करेंगे तो हमें मौका भी तो दें कि हम बिजली होते हुए कारोबार कर सकते, हम किस वक्त कारोबार करें। ठीक बात मैं आप पे आता हूँ जी। आमिर ज़िया साहब, ये सारी गुफ्तगू सुनी, बड़ी तल्ख गुफ्तगू है। अच्छा, तलखियाँ बहुत सी हैं, अच्छाइयाँ भी बहुत सी हैं।
आप कैसे एनालिसिस करेंगे इसका? मैं तो सियासत पे भी आना चाह रहा था जल्दी, रजवाना साहब का फायदा उठाते हुए, लेकिन ये बजट के मामले में कुछ जो सूरत पैदा हो रही है, क्या आप समझेंगे इसको? मीर साहब, दो बातें हैं जो ज़ाहिर के अतीक मीर साहब ने भी नुमाइंदगी की कि अवामी जज्बात क्या हैं, और उसी तरह फतेहाना साहब ने। मैं दो बातें कहूँगा। एक तो हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये IMF की ख्वाहिशात पे मबनी बजट है, और इसमें हमें यह बात भी पता होनी चाहिए कि पाकिस्तान के पास कोई और चॉइस नहीं थी। कोई भी अगर हुकूमत होती, उसको कमोबेश IMF के डिक्टेट्स पे इसी तरह जो है हमें नाचना पड़ता। आप मुलाहिजा फरमाइए कि इस वक्त पाकिस्तान जो भी अगले बरस का हमने रेवेन्यू टारगेट रखा है, उसका 56.4% जो है हम दे रहे होंगे डेट सर्विसिंग के अंदर, कर्जा चुकाने में, जो हमारा टैक्स रेवेन्यू है। और जो हमारा टोटल रेवेन्यू होगा 9,000 बिलियन से ज्यादा का है, उसका वो 43.4% है, 2% है गालिबन। तो अगर आप देखें कि इतनी खतीर रकम आपके टैक्स रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू में बाकी सूबे ले जाएंगे पे जा रही नहीं, ये बाकी सूबे ले जाएंगे, और जो बचेगा उसमें हमने डिफेंस भी करना है, हमने मुल्क भी चलाना है, हमने तरक्याती प्रोग्राम भी करने हैं। पैसे नहीं है हमारे पास, उसके बाद तो पैसे बचते ही नहीं है ना। तो एक तो ये बात हुई कि इतनी खतरनाक सूरत हाल है, जो कर्ज का मर्ज है हमारे लिए जानलेवा हो गया, हमारी पूरी मईशत के लिए। अच्छा, इसमें मैं दूसरी बात ये करूं कि बात हुई कि जी अहदाफ, बजट के अहदाफ। मैं समझता हूँ कि अब 11 बरस का अगर आप तजिया करें, 11-12 बरस का, जब से 18वीं तरमीम आई है, उस वक्त से जो है बजट के अहदाफ बेमाने हो गए, क्योंकि आप कभी उनको मीट ही नहीं कर सकते, कभी उनको पूरा नहीं कर सकते। वजह ये कि जैसे आपने फरमाया कि ज्यादा पैसे सूबों के पास चले जाएंगे, उसके साथ साथ जो हम लोग बजट मेकिंग करते हैं उसमें हम लोग ये करते हैं कि जी फेडरल गवर्नमेंट की ख्वाहिश ये होती है कि प्रोविंसेस 1-8% सरप्लस पे अपना ईयर एंड करेंगे, वो हमेशा डेफिसिट में करते हैं। तो आपका जो बजट डेफिसिट का टारगेट है वो तो खुद ब खुद उखड़ कर फेंक दिया गया। तो वो आप अहदाफ हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि आपका एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम 18वीं तरमीम की वजह से आ गया है। इस पर हम संजीदगी से बात भी करने के लिए तैयार नहीं है कि NFC की वजह से अगर हमको 57% हमें अगर सूबों को देना पड़ा, फिर तो कुछ बचा ही नहीं है इसके फेडरल गवर्नमेंट के पास। अच्छा, तमाम जिम्मेदारियां जो है विफाक के पास हैं, और पैसे चले गए सूबों के पास, और जहां पे इतनी अच्छी तरह से खर्च भी नहीं हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि विफाक में अच्छी तरह खर्च होते हैं, लेकिन ये एक हमारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। फिर सबसे बड़ी बात है, मईशत को ठीक करने के लिए हमें पता है कि सियासी इस्तेकाम की बड़ी जरूरत होती है। इस वक्त इत्तेफाक से सियासी इस्तेकाम नहीं है, और वो अगर हम ये समझेंगे हम तमाम ख्वाहिशात भी हमारी मखलूत हुकूमत के साथ हों, ये एक वोट 2 वोट से कायम हुकूमत है, और उसको अगर आप समझें कि ये अपने जो भी इसका विजन है, इसको ये साल के आखिर तक इंप्लीमेंट कर सकेगी, तो नहीं कर सकेगी, बिल्कुल नहीं कर सकती। क्योंकि लोगों को शुबा है कि 1 महीने में खत्म हो जाए, 6 महीने में खत्म हो जाए, 3 महीने में, तो गैर यकीनी सूरत हाल है। तो इस वक्त जो हमें एक सब बात करें कि जी कौमी हमारे पास एक एजेंडा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसकी बुनियाद आपको मईशत ठीक करनी है, तो आपको अपनी सियासत ठीक करनी पड़ेगी। और सियासत ठीक करने के लिए गैर मुतनाज़ा, ये हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी यही कह रहे हैं आजकल कि अगर आपको मईशत ठीक करनी है तो पहले सियासत ठीक करना पड़ेगी। उसमें सिर्फ एक जुमला उसमें कि क्योंकि वो खुद मुतनाज़ा हैं, अब उनके बारे में ख्याल है कि जिस तरह की कानून साजी कर रहे हैं, नैब के लॉज में चेंजेस करें, अपने आप को बचाने के लिए करें, तो मेरे ख्याल जब ये चेहरे हट जाएं और ऐसे चेहरे हैं कि जो मतलब है जिस पे लोगों को भरोसा हो, इतना मुतनाज़ा ना हो, तब बात बनेगी। इस तरह से नहीं बन सकती। ठीक बात है जी। अब मैं हसन खावर साहब, एक तो बजट के बारे में जो आपकी राय है वो मैं जरूर जानना चाहूँगा, लेकिन साथ में जानना चाहूँगा कि आप इस बहस को भी इनिशिएट कर दें जो पंजाब में बजट पेश होने वाला है, और उस बजट पेश होने के अंदर असेंबली में जो सूरत पैदा होगी, और फिर पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन भी होंगे, तो इस हवाले से जो भी आपकी सूरत हाल है अगर वो भी बयान कर दें तो हम आइंदा बहस को उसके गिर्द घुमाने की कोशिश करेंगे। जी हसन खावर साहब। जी मीर साहब शुक्रिया। अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं कि बजट के अंदर कुछ ऐसे बुनियादी मसाइल हैं जिसकी वजह से तमाम लोग, सिर्फ हमारी पार्टी के नहीं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो एनालिस्ट हैं, टीवी के ऊपर बैठे हैं, हर शख्स चीज देख के कह रहा है ये बजट ठीक नहीं है। अभी हमने कुछ लोगों से सुना, उसकी कुछ वजूहात है। पहली बात तो ये है, बल्कि आमतौर पर कहते हैं कि बजट अच्छा बहुत होगा लेकिन टारगेट पूरे नहीं होंगे। नहीं, अगर अच्छा होता ना तो तब भी हम कहते, फिर हम आते टारगेट्स की तरफ। ये एक आपकी बात ये कि अनरियलिस्टिक है, लेकिन पहले हम जो कह रहे हैं ना कि अच्छा बजट है, अच्छा बजट, इसके अंदर जो इनकम टैक्स की या टैक्स की मद में रिलीफ दी गई है, मैं आपको बजट डॉक्यूमेंट से बता रहा हूँ, गवर्नमेंट खुद कह रही है कि जी 85 अरब की रिलीफ है, लेकिन 740 अरब के नए टैक्सेस हैं। इसका मतलब है कि अगर आप वो 85 अरब निकाल भी दें तो तकरीबन 665 या 660 अरब के करीब आपने नए टैक्सेस लगाए हैं।
इसके अंदर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का 750 अरब का टारगेट रखा गया इस दफा, जिसका मतलब है कि पेट्रोल आपका 50-60 रुपए पर लीटर अभी मजीद ऊपर जाना है। और इस बात का एतराफ जो है मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी किया, और सुना यह है कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को भी 30 रुपए पर लीटर से बढ़ा के 50 पे लेके जा रही है। सेल्स टैक्स भी दोबारा कलेक्ट कर रही है। क्या एक चारा तरफ तो क्या आलमी है? मंडी में तेल की कीमतें हैं। ये देखिए चारा ये था, शौकत मैं तरीन ने आपको भी बताता यही हूँ, किया था और यही कहा था कि ये करना पड़ेगा, 4 रुपए हर महीने में बढ़ाना पड़ेगा, हम कमिट कर चुके हैं। और उन्होंने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इन्होंने टारगेट पहले से भी बढ़ा दिया है। इस वक्त ये था कि अगर आपको आलमी मंडी में प्रेशर की वजह से तेल की कीमतों में इजाफा पास ऑन करना था तो आप सेल्स टैक्स में और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में छूट देते, कम से कम हुकूमत अपना हिस्सा ना लेती, तो एक बहुत बड़ा ये मसला है। अच्छा, इस वक्त फिर तो लिया आपके नहीं हुआ, हमारे जो अभी इस वक्त तो सब्सिडी दे रहे हैं। अब देने लगे ना बजट के अंदर, यही तो वो कह रहे हैं। और ये जो उन्होंने आपके पहला जो दूसरे मीर साहब उन्होंने कहा ना कि ये एक्चुअली मिनी बजट तो दे चुकी है, बिजली गैस में इजाफा तो दे चुके हैं, अब ये एक बड़ा बजट और उसके बाद फिर एक मिनी बजट आना है। ठीक है। अच्छा, इंपोर्ट जो है जी, इंपोर्ट जो है वो कमर्शियल इंपोर्टर को 4% उस पर टैक्स लगा दिया है, उससे भी एक महंगाई की बहुत बड़ी लहर जो है वो आएगी। अच्छा, आपकी जो सब्सिडीज हैं वो इस दफा 815 अरब रुपए कम की गई हैं, यानी गरीब आदमी की आपने चादर मजीद छोटी कर दी। जो आप उसको सोशल सेफ्टी नेट दे रहे थे, एक तरफ वो महंगाई का मुकाबला करेगा, एक तरफ आप उसकी सब्सिडीज कट करेंगे। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको कुछ बताऊं कि रिटेलर्स के ऊपर उनके बिलों के जरिए मजीद टैक्स लगाने का जो प्रपोजल है उससे रिटेलर जो है वो भी फंसेगा, और वो अगर लोगों पे पास ऑन करेगा तो लोग इनडायरेक्ट टैक्स भी देंगे। अतीक मीर तो साहब से यही इसमें पूछना महंगाई चाह रहा था, की- लेकिन वो इस सवाल की तरफ आए नहीं। जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे जी हैं जी, ठीक है ना। अब ये बात ये है कि ये सारे मेजर्स ऐसे हैं कि उससे एक तरफ आप टैक्स लगा रहे हैं, यानी लोगों की इनकम कम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप महंगाई लाने के मेजर्स लेके आ रहे हैं जिससे महंगाई का एक तूफान आएगा। अच्छा, अब जब आप उनके टारगेट देखते हैं तो लिखा हुआ है कि जी महंगाई का टारगेट है जी 11-11.5%। अब आप मुझे बताएं कि अगर पेट्रोल ने ही 50-60% बढ़ जाना है, अगर कमर्शियल इंपोर्टर्स के ऊपर 4% टैक्स लगना है, अभी आपसे करंट अकाउंट डेफिसिट मैनेज नहीं होगा, मैं उसकी तरफ आता हूं, तो आपकी डीवैल्यूएशन मजीद होगी, तो इधर 11% कहाँ, ये तो इस वक्त भी 30-35% महंगाई है जो गवर्नमेंट बता नहीं रही और हर बंदा ये फेस कर रहा है। तो ये महंगाई का टारगेट भी इनसे किसी तौर काबू नहीं आना। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि ये खुद कह रहे हैं कि महंगाई जो है 11.5% बढ़ेगी और हुकूमती खर्चे में इजाफा दिखाया है जी 4-4.5%। अब आप मुझे बताएं, ये यहाँ पे फिगर फजेंगे क्योंकि ये गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ जाता है। आपको पता है कि अभी 1 जुलाई से बजट शुरू होना है, 2 जुलाई से सप्लीमेंट्री ग्रांट की रिक्वेस्ट आने लग जानी है कि जी ये बढ़ा दें, वो बढ़ा दें। तो ये इसमें जो है ना आयरनी ये है इसके अंदर कि एक तरफ तो IMF की जो ख्वाहिशात हैं उनके मुताबिक जो बजट बनाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ ये IMF की ख्वाहिशात भी पूरी नहीं कर सकेंगे और वो प्रोग्राम भी तबाह कर देंगे। उसकी वजह यह है कि करंट अकाउंट डेफिसिट का टारगेट बहुत मामूली रखा गया है, लेकिन किसी किस्म की कोई मेजर ऐसे नहीं है कि करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल किया जाए। तो ये आप समझिए कि पाकिस्तान के अंदर एक तूफान आने लगा है और लगता ये है कि हुकूमत ने ये बजट इसलिए गलत फिगर्स दिए हैं कि उनको भी शायद ये यकीन है कि हमने इस बजट को क्लोज नहीं करना, हमने कुछ फिगर फजिंग करके थोड़ा सा इसको लीपा पोती करके लोगों को दिखा रहे हैं, लेकिन शायद जब ये बजट क्लोज करने की बारी आएगी तो इन सबको यकीन है, हुकूमती जो एहलकार हैं, कि हम उस वक्त हुकूमत में नहीं होंगे तो पाकिस्तान को इस तूफान के दौरान वो यही इल्जाम आप पे लगाते हैं कि आप जो रास्ते में सुरंगें बचा के चले गए बारूदी, और आपका भी ख्याल था कि बाद में आने वालों को निपटना पड़ेगा, आप उस वक्त नहीं होंगे। खैर, इस पे हम बहस करते हैं जी, गुफ्तगू करते हैं। मैंने आपसे दूसरा सवाल ही पूछा था, वो आप उसको दूसरे सेगमेंट के लिए रखते हैं, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद मैं रजवाना साहब से पहले पूछूंगा कि पंजाब, जनूबी पंजाब ख़ास तौर पर सूरत हाल क्या है, और फिर हमारे यहाँ जो बजट पेश हो रहा है इसमें पंजाब का नक्शा क्या है, पंजाब कहाँ खड़ा है, एक वक्फे के बाद। ये नाज़रीन कराम, हम गुफ्तगू कर रहे थे, अब बजट पे तो खैर बात होती रहेगी और साथ साथ चलते रहेंगे। हम अब बात करना चाहते हैं कि पंजाब का बजट आ रहा है, अभी तक ये तय नहीं कि वज़ीर ख़जाना कौन होगा, और इसके अलावा जो सूरत हाल पैदा हो रही है जनूबी पंजाब में, ख़ास तौर पर इलेक्शन की, पंजाब की वो सारी सीटें जो मुनव्वर अराकीन की वजह से खाली हुई हैं, उनका नक्शा क्या बन रहा है। अब आने वाले दिनों की सियासत का एक जायचा इस नक्शे से तय किया जा सकता है। रजवाना साहब, आप क्या कहेंगे इन दोनों बातों के बारे में? जी, अभी देखिए पंजाब का बजट आना है, उस पर तबसरा तो बजट आने के बाद किया जाएगा। बजट पे नहीं, यानी कि लोग आराम से आने देंगे बजट?
कैसा क्या लग रहा है जी? आपको? बजट आराम से आ जाएगा? बजट क्या हो जाएगा जी? आराम से आ जाएगा? असेंबली में हंगामा और शोर शराबा जिस तरह की सूरत हाल पंजाब की है, उसमें क्या लग रहा है आपको? ये शोर शराबा तो फिर आपको पता है इस कौम पार्ट का वतीरा है, कौम का वतीरा है। जी जी पार्लियामेंट में अफसोसनाक है। जी, मैं जी। किसी एक पार्टी की बात नहीं करता, ठीक है? जी। ये तो चलता है, ठीक है। बात ये है बजट कैसा होना चाहिए। अच्छा ठीक है। अच्छा। हाँ, मरकजी बजट पे जो है, वफाकी बजट पे वो जो सैर हासिल बहस हुई है, तो मुझे सिर्फ एक बात जरूर करनी है, इस सारे बजट में हमारे दोस्तों को कोई पॉजिटिव चीज नजर नहीं आई है। मेरा ख्याल है बहुत सी पॉजिटिव चीजें हैं। चलो, हर किसी का अपनी राय है, दे हैव ए राइट, आई रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन। बाकी राजी के अब सूबाई बजट जो आना है, उसमें उससे पहले वफाकी बजट में भी जनूबी पंजाब के लिए सड़कों पुलों की तामीर के और बाकी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट काफी शामिल हैं। इसमें मसलन राजनपुर दूर दराज का एक इलाका है, उसके हिसाब से कैरेज के लिए 4500 मिलियन दिए गए। राजनपुर डीजी खान 4 लेन है, हाईवे की तामीर है, उसमें 1220 मिलियन रखे गए हैं। चनाब पर जलालपुर पीरवाला, ये जनूबी पंजाब के प्रोजेक्ट हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने बजट में रखे हैं। इस तरह से हेड मोहम्मद वाला है मुल्तान के करीब, जो सारा सूबा बलूचिस्तान को और अपर एरिया को पाकिस्तान से पंजाब से मिलाता है। राब्ता सड़कें, काफी सारी चीजें हैं। तो जनूबी पंजाब के लिए इंशाल्लाह काफी वो प्रोविजन रखी जाएगी और तरक्की होगी तालीम में, सेहत में। यहाँ पे कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट बना हुआ है, उसकी जो है फर्दर एक्सटेंशन हो रही है। डेरा गाजी खान में बन रहा है, और डेरा गाजी खान में साफ जा रहा है पिछली दौरे हुकूमत में कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट शुरू हुआ था। तो मैं तो इस नेचर कहूँ कि अगर कोई भी हुकूमत अच्छा काम करती है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये नहीं है कि अगर मैं सियासी तौर पर और जमात से ताल्लुक रखता हूँ तो और एक सियासी पार्टी अच्छा काम करे तो मैं कहूँ वो भी गलत है। गलत तो होता ही है। तो मैं समझता हूँ कि पंजाब का बजट भी ठीक होगा। शोर शराबा अपनी जगह पे चलता है, हमारी जमहूरियत का एक हिस्सा है, उसको अब जिस नजर से भी देखें, बहरहाल बजट तो चलेगा, बजट पास भी हो जाएगा इंशाल्लाह, उस पर अमल दरामद भी हो जाएगा। अब देखना यह है कि जिन हालात में हमने हुकूमत संभाली उस पर इफ एंड बट्स बड़े लग सकते हैं कि ये क्यों आए और ये हो गया, साजिश हो गई, वो काफी अब मसला हो गया है। जिन हालात में हम आए, जो कुछ वसाइल हैं उन वसाइल के अंदर रहकर हुकूमत कोशिश कर रही है कि बेहतरीन बजट किया जाए। अब बजट की प्रिपरेशन में हम लोग शामिल नहीं है, ठीक है जी, जो प्रिपेयर उसको कर रहे हैं, काफी एक कलेक्टिव विजडम है, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है। तो साफ ज़ाहिर है बजट इंशाल्लाह पंजाब का अच्छा बजट होगा। वजीर आला साहब ने एक ऐलान किया है कि उसमें नया टैक्स नहीं लगाएंगे। अल्लाह करे ये ऐसी ही बात हो, नया टैक्स नहीं लगाएंगे। इस वक्त जो ज़राअत है, खासतौर पर जनूबी पंजाब एक ज़राई इलाका है, पानी की एक किल्लत है। वो एक किस्मत की, कुदरत की बात है, बारिशें हो नहीं रही, नहरों में पानी है नहीं, और आपको पता पहाड़ों में भी बारिश नहीं, और पहाड़ों में आप देखें पहाड़ी इलाकों में जंगलात में आग लग रही है। तो ये भी एक बस अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे, कोई रहमत बरसाए, कोई बारिश हो जाए और पानी जो है वो डैम में भी जमा हो और उसके बाद नहरों में भी आए। तो एग्रीकल्चर जो है इस खुश्क साली से मुतासर होने का बहुत बड़ा अंदेशा है। वो कुदरत के वश में, उस पानी के हिसाब से डैम बनने चाहिए, और भी डैम बनने चाहिए। हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने डैम के लिए पैसे रखे हैं। तो लेट्स वेट, बजट आता है तो उस पर फिर तबसरा करेंगे कौन सा बजट आता है ठीक बात है पंजाब का और जी। कैसा। ये जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें जनूबी पंजाब कहाँ खड़ा है, क्या लग रहा है आपको? देखो जी, जनूबी पंजाब तो वही खड़ा है जहाँ सियासत होती है, और सियासत वही खड़ी है जहाँ जनूबी पंजाब खड़ा है। अच्छा। तो ये जो साहिबान जो है ना डिफेक्ट किया जिन्होंने और डीसीट हुए, वो सारी जो जमातें हैं इस वक्त गवर्नमेंट में, उन सारों की उनको सपोर्ट हासिल है, और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुल्तान में जो है एक इलेक्शन हो रहा है यहाँ पे हल्का पीपी 217 में, तो कैंपेन हर किसी की चल रही है। और हमें तो उम्मीद है इंशाल्लाह के जो हालात आ रहे हैं, जिस तरह से कैंपेन हो रही है, जो लोगों का रिस्पॉन्स है, वो आई होप के ये कैंडिडेट तो डिफेक्टिव में जीत जाएंगे। बाकी हर पार्टी का अपना अपना एक नया अमल है, तरीक़ाकार है, कैंपेन है, मैदान है भागने के लिए जो सबके बराबर है। एंड आई थिंक फेयर इलेक्शन होगा इंशाल्लाह, ठीक बात है, जीतना होगा जीत जाएगा। ठीक बात। लेट्स होप एंड प्रे कि फेयर इलेक्शन हो, क्योंकि यहाँ रिवाज है जो हार जाए वो कहते हैं मेरे साथ धांधली हो।
अच्छा, बिल्कुल ठीक बात है। अतीक मीर साहब से मैं बात करना चाह रहा हूँ। अतीक मीर साहब, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, आपकी गुफ्तगू भी हमने सुनी, बहुत फायरी स्पीच आपने दी, बहुत गुफ्तगू की और एक किया, लेकिन ज़रा नॉन पार्टीजन होके आप एक इत्तेहाद के रुकन हैं, आप ये बताएं कि इस वक्त जो कारोबारी तबके को मसाइल पेश हैं वो स्पेसिफिकली क्या हैं और उसका क्या हल आप तजवीज़ करते हैं? देखिए, मैं अब भी एक बात कहता हूँ, मुल्क बेशक मुश्किलात से दो चार हो चुका है और असबाब पर बात अब नहीं करनी चाहिए। अब हल ये है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, खुसूसन स्मॉल ट्रेडर्स, निचली सतह के ताजरों से आमतौर पे बात नहीं की जाती, उससे मशवरा नहीं लिया जाता। हमसे ये जरूर पूछा जाए कि अब ये जो आपने फिक्स टैक्सेशन का निजाम बिजली के बिलों में, इसमें क्या प्रॉब्लम है, हमसे बैठ के बात की जाए। इस तरह हमसे पूछा जाए कि ये अब ऑनलाइन कारोबार जो ये डेबिट क्रेडिट पे आपने टैक्स लगाया है, इसके क्या मुज़मिरात हैं, इस पर हमसे बात की जाए। देखिए, अब भी इसमें बेहतरी हो सकती है। अब भी कौम, अगर वाकई इनकी ये नीयत है कि इन्होंने मुश्किलात खाली मुसल्लत ही नहीं करनी, मुश्किलात से निकालना भी है, अगर ये नीयत रखें तो मेरा ख्याल है कि बेहतरी की अब भी गुंजाइश है। कौमें इसी तरह डूब के उभरती हैं और हमारे पास ऐसे रास्ते मौजूद हैं, ऐसे मशवरे मौजूद हैं कि जो अब तक की गलतियों में कोई ना कोई रास्ता, कराची चेंबर है, छोटे ताजरों के लीडर्स हैं, आप बैठ के हमसे बात करें। हमें परेशानी है, यूँ समझ लें कि इस बजट में अब भी बहुत सारी ऐसी गलतियां होनी हैं जिसकी इस्लाह हो सकती है। क्योंकि देखें, ये अभी छूट की बातें हो रही है जिसमें फला ये सेक्टर पे छूट दी गई है, रियायत दी गई है। रियायत का लफ्ज या इसमें किसी छूट का तो कोई तस्वुर है नहीं। आप समझे कि आदाद और शुमार इस तरह से तरतीब किए गए हैं कि एक हाथ से देकर दूसरे हाथ से वापस ले लिया गया है। हमारी बदकिस्मती देखें कि 9,500 के बजट में सूबे 4,200 अरब ले जाएंगे और सूबों को दी जाने वाली रकम वो अवाम पर खर्च कहाँ होती है, उसमें 60 से 70% जो ये सरका लगता है, जो उसमें चोरी होती है। तो ये बजट तो सारा ये सूबे खा जाते हैं। बाकी दिफा पर मैं बात नहीं करता। सूदी कर्जे अफसोसनाक सूरत हाल है कि 3523 हजार जो ये अरब, सॉरी 3523 अरब जो ये सूद देंगे, ये एक लानत है। अब तक जितनी बातें हुई हैं, देखिए IMF के किरदार को कुछ अर्सा पेशतर, चंद साल पेशतर हुकूमतें तस्लीम नहीं करती थी। मीर साहब, आपको याद होगा कि बजट के दौरान, बजट से पहले हुकूमतें कहती थी ये हमारा बजट है, इसका IMF की डिक्टेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन पहली दफा IMF जो पसे पर्दा एक बदनुमा चेहरा था, वो खुल के सामने एक वाइस राय की तरह आ गया। यानी पाकिस्तान का असल हुक्मरान वो सूदखोर इदारा, ये तो पिछली हुकूमत पर भी यही इतराज था और वो कंटिन्यू कर रहा है। ये कहते हैं कि हमें तो इनहेरिट हुआ है, हम तो वही जो कर रहे थे उसके पाबंद हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं कि इंटरनेशनल वादों को पूरा तो करें। निकाला गया। इन्हें तो जिस तरह जेलों से खतरनाक कैदियों को कत्ल करवा के फिर वापस बंद कर दिया जाता है। देखिए, इन्होंने जेलों में जाना है, अवाम ने फाका कशी का शिकार होकर कब्रों में जाना है। मुझे तो यही मुस्तकबिल नजर आता है। जिस तरह आमिर ज़िया साहब ने कहा, जितनी जल्द इस मर्ज से निजात मिल जाए उतना कम नुकसान होगा, उतनी जल्द हम ठीक हो जाएंगे। चलें, आमिर ज़िया साहब से भी पूछते हैं। आपका तो बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत तफसील के साथ अपनी बात की और ताजरों के मसाइल भी बयान किए, लेकिन आपकी लहजे में एक तलखी मौजूद है जो बजट की वजह से भी हो सकती है। मेरा दर्द बोल रहा है। हाँ, ठीक है। लोगों को जो देखता हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने ऐसे सदमे इससे कबल नहीं देखे। ठीक बात है, ठीक बात है। मैंने आपको कराची में बहुत एक्टिव देखा है, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि आपका दर्द क्या है। आमिर ज़िया साहब, आप क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पे? मैं तो इस बजट के बारे में कहता हूँ कि ये अजीब कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं इस पर, लेकिन इसके साथ ही मैं आपको पंजाब की पॉलिटिक्स के हवाले से भी जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं और जिस पर बहुत ही इंहिसार है PTI का भी, और इस बात को तय होने के कि कौन वहाँ ताकत पकड़ता है, उन इलेक्शन को अब तो सर पे आप आ गए हैं
क्या किस नज़र से देखते हैं उसके सारे? देखिए जाहिर है कि जो सबसे बड़ा गंभीर चैलेंज है वो हमारे सामने माशी चैलेंज है, जिसपे सब लोग अब रोशनी डाल रहे हैं। मैं आता हूँ पंजाब से। पंजाब में बात ये हम नहीं कह रहे कि जी बजट बुरा है या अच्छा है, ये एक अलग बहस है ना, ये तो एक न्यूट्रल सी बात है। कुछ के लिए हर बजट अच्छा होता है और कुछ के लिए हमेशा बुरा होता है। बात ये कि इस वक्त जो लास्ट महीने मई की जो हमने वो देखा था, इन्फ्लेशन रेट देखा था, वो 11% से ज्यादा था। उस वक्त हमने जो पेट्रोल में इजाफा हुआ है रिसेंट, उसको फैक्टर इन नहीं किया। अच्छा, जब उसका इम्पैक्ट आएगा, मीर साहब आपका उससे बहुत कहीं ज्यादा तजुर्बा है, तो उसका बहुत ज्यादा, यानी कि जो लोग एस्टिमेट कर रहे हो, कह रहे जी इन्फ्लेशन जो होगा 15 से 16% के दरमियान होगा, और इन रियल टर्म जो है वो 20% तक होगा। डॉक्टर हफीज पाशा 23% कह रहे हैं। जी मैं वही कह रहा हूँ कि मुख्तलिफ नुक्ता नजर है ना, कुछ 15-16 जो है कंजर्वेटिव है और 20% जो है वो कोई डॉक्टर शफाक साहब कह रहे हैं, डॉक्टर हफीज पाशा जैसे लोग कह रहे हैं ना। तो मैंने कंजर्वेटिव दिया, मैंने कहा कि मैं इतना एकदम डराऊं ना, तो 15 से 16% मिनिमम और फिर 20% या 23%। तो इसका जब इम्पैक्ट आएगा तो जाहिर है हम सबकी चीखें निकल जाएंगी। फिर आप कुछ भी कहते रहें, फिर बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, गैस की कीमतों में इजाफा होगा, तो इसका एक पूरा एक स्नोबॉल इफेक्ट है जो कि हमारी मीशत के लिए बहुत बुरा है। अच्छा, हमें ये भी पता है कि हमारे पास कोई रास्ता, क्योंकि हम लोग सोचते इस तरह से कि जी IMF से बाहर हम लोगों ने सोचने के लिए तैयार नहीं है। जो बड़ा जुल्म हुआ हमारे साथ, ये जो मैं पूरा ये कहते हैं ना कि एक जमाने में PTI की हुकूमत लग रहा था कि जी इसने इकोनॉमी को, मईशत को बहाल करा दिया किसी हद तक, लेकिन फिर जाहिर है कि जो बैरूनी शॉक्स आए, यूक्रेन की वॉर हुई, रूस की वॉर हुई, वर्ल्ड कमोडिटी प्राइसेस आगे आई, तो हमारा असल मसला जो था, इंपोर्ट बिल हमारा बहुत ज्यादा बढ़ गया, जो अभी भी बढ़ा हुआ है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में वीट का क्राइसिस भी होगा, क्योंकि हमारी वीट की क्रॉप जो है खराब हुई है। हमें वीट भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो गालिबन अब $550 टन के हिसाब से जा रहा है। तो आप अंदाजा कीजिए कि कितनी भयानक सूरत हाल होने जा रही है। और हमारी जो अगले साल की डेट सर्विसिंग है वो $37 बिलियन के करीब होगी। इस साल $25 बिलियन थी, वो 37 बिलियन होगी। तो ये चीजें कैसे मैनेज होंगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर हमारे मुल्क में हमने 4 महीने बड़े कीमती जाया किए, 4 महीने 3 महीने हमने वो जो कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन की साजिश में जाया किए, और 7 महीने इन लोगों ने इलेक्शन का शिकार रही नहीं। ठीक बात। अगर गालिबन वो जो मैं कहता हूँ ना कि खराबी का सिलसिला शुरू हुआ, अगर आप तसलसल को जारी रखते और आप ये जाहिर कि फिर PTI पे अगर दबाव ना होता, तो उस तरह की कहते हैं ना सब्सिडी ना दे रहे होते पेट्रोलियम पे, उस जमाने में क्या था, यही ऑपोजिशन इन पे दबाव डाल रही थी ना, तो हमारी सियासत ने हमारी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। ठीक बात है। और अगर आप ये समझते हैं कि जो लोग हमें डिबोने के जिम्मेदार हैं वो दुरुस्त कर दें, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। मतलब है क्योंकि हमें लग रहा है कि फोकस जो कानून साजी हो रही है, वो कानून साजी सिर्फ इसलिए हो रही है कि जी नैब को डाइल्यूट कर दिया जाए, जिसका अब नैब का कानून से 99.9% पाकिस्तानियों का कोई ताल्लुक नहीं है। ये चंद बड़े खानदानों और उनके हवालियों का मसला है नैब। लेकिन सबसे ज्यादा फुर्ती अगर दिखाई गई, हालांकि अहमद ज़िया साहब, इससे हुकूमत और हुकूमती तबके को भी फायदा पहुंचेगा, बल्कि शायद ज्यादा पहुंचेगा, क्योंकि लेकिन उसके बावजूद भी एग्जाम जो है ना अपोजिशन पे लग रहा है। जी मतलब आज की हुकूमत पे लग रहा है, आज की हुकूमत पे लग रहा है। जी ज्यादा होगा ना, अभी उसको अपोजिशन ही याद आती है। हाँ, आपको याद है, देखिए ना, मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ कि क्या क्या ये जो नैब लॉज में इन्होंने कहा जी बैरून मुल्क से जो शवाहिद हम नहीं मानेंगे। इसका मतलब जो कैलबरी फॉन्ड का था, मरियम साहिबा का, उनको फायदा हुआ। इन्होंने चीटिंग का इल्जाम है, वो कम से कम 100 लोगों का अगर होगा तो फिर मतलब केस बनेगा नैब का, क्योंकि साद रफीक का और उनके भाई का 76 लोगों का चीटिंग का है, तो वो केस खत्म हो गया। इस तरह स्पेसिफिक जो है लग रहा है कि सारी जो चेंजेस किए गए 1 बाय 1 इन शरीफ फैमिली को फायदा पहुंचाने के लिए या उनके हवालियों को फायदा पहुंचाने के लिए। ठीक बात है। हसन खावर साहब, आप क्या, मैं सवाल आपसे पूछूंगा पंजाब के बारे में, लेकिन आप मुझे पता है बजट पर ही आएंगे, आप क्या कहना चाहते हैं इस पूरी सूरत हाल पे? मैं पंजाब पे भी मीर साहब पंजाब पे भी आता हूँ। देखिए, पहले रजवाना साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है। रजवाना साहब ने कहा कि जी बजट में अच्छी चीजें भी हैं। देखिए, मैंने आपको पहले बताया ना कि टैक्स रिलीफ देना अच्छी चीज है, लेकिन अगर टैक्स रिलीफ का साइज बहुत छोटा हो और नए टैक्सेस का हुजूम बहुत ज्यादा हो, तो फिर लगता ये है कि आई वॉश है। वो तो कहते हैं मुल्क के हालात ही ऐसे हैं। आपको बताऊं कि इस दफा एक ये जी, लेकिन फिर अच्छी चीज तो कोई ना हुई ना बजट में। अच्छा, दूसरी तरफ मैं एक अर्ज आपको करूं कि ऑफशोर एसेट्स के ऊपर टैक्स लगाया गया है, जो इन प्रिंसिपल बड़ी अच्छी चीज है।
लेकिन मैं तो उसको तब अच्छा कहूंगा जिस दिन इसाक डार साहब अपनी दुबई की प्रॉपर्टी में एवनफील्ड के अपार्टमेंट ये फैमिली सारी टैक्स जमा कराएंगी, तो हमें समझ आएगा कि वाकई ऑफशोर एसेट्स को हुकूमत जो है टैक्स करने में संजीदगी रखती है। मैं और आप दोनों जानते हैं कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं आनी। अच्छा, तीसरी बात ये है कि आपने बड़ा अच्छा हफीज पाशा साहब का रेफरेंस दिया। ये रिकॉर्ड के लिए बताता चलूं कि हमारी जो स्टेट मिनिस्टर हैं फाइनेंस की, आयशा गौस पाशा, उनकी अहलिया हैं, और हफीज पाशा साहब के बड़े अच्छे एस्टिमेट्स होते हैं। ये 23% का एस्टिमेट उन्होंने इस बजट के आने से पहले दिया था। इस बजट का भी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है। अब आप सोच लें कि हम महंगाई के किस तूफान के जाने बढ़ रहे हैं। अच्छा, पंजाब की तरफ अगर मैं आऊं, आप मुझे एक बात ये बताएं, सवाल क्या ये नहीं पूछने वाला कि आखिर पंजाब का बजट बना कौन रहा है? अगर आज दिन तक हमने यही फैसला नहीं किया कि पंजाब में वजारत खजाना का कलमदान किसके पास होगा, तो इसका मतलब है कि कोई पॉलिटिकल सुपरविजन नहीं है। आपने अफसरों और ब्यूरोक्रेसी के हाथ में छोड़ा हुआ है कि वो जो मर्जी नंबर बैलेंस करके ले आए। वहां पे तो कोई बंदा ही नहीं है जो बजट को ओवरसी करे। तो इससे आप अंदाजा कर लें कि पंजाब का जो बजट आएगा वो किस हद तक अवाम की उमंगों का तर्जुमान होगा, जहाँ पे कोई सियासतदान इस वक्त इन्वॉल्व ही नहीं। आप भी तो वजीर आला को कोई कैबिनेट बनाने नहीं देते, रास्ते में हायल हो जाते हैं। नहीं जी फरमा, वैसे ये जुमला बहुत रजा था। तो कितना ये मेरा ख्याल है एक वक्फा लेते हैं क्योंकि आवाज़ में कुछ डिस्टॉर्शन आ रही है। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और बात को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि मुझे ख्याल में हमारे साथी ज़्यादा पंजाब की सियासत से ज़्यादा जिस बात पे गुफ्तगू करना चाहते हैं वो आज का बजट है। ऐसा है तो ऐसा ही सही, देखते हैं क्या है अगले सेगमेंट पे। ये नाज़रीन कराम, अब हम गुफ्तगू को कंक्लूड करना चाहते हैं। वक्त बहुत कम है, हम चाहते हैं कि इस मुख्तसर वक्त में ये इस बात का तो तयन हो सके, यानी ये बात तो तय हो चुकी है कि बजट के बारे में ये कहा जा रहा है कि इसमें जो दादा शुमार है और इसमें कुछ वो पूरे होते नज़र नहीं आते। जब ये कहा जाता पूरे होते नज़र नहीं आते तो ये कहा जाता है कि अच्छी बातें कही गई हैं, अच्छी बातें कही गई होंगी लेकिन ये पूरी होती नज़र नहीं आती। लेकिन कुछ लोग ये भी नहीं मान रहे। रजवाना साहब, क्या आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं अब जनूबी पंजाब की बात नहीं करता या पंजाब के बजट की बात नहीं करता, वक्त बहुत कम रह गया है। क्या कहेंगे कि ये आप कह रहे थे कि अच्छी बातें भी है इसमें, कोई तज़किरा तो इसमें कर दीजिएगा वरना सारे साथी जो है वो दूसरी तरफ लगे हुए। तज़किरे की बात ये है कि बिजली की लोड शेडिंग है और उसके वजूहात हैं कि हमारे पास जो है ना ऑयल इंपोर्ट नहीं हुआ, कोल दुनिया में महंगा हो गया, LNG पर वक्त जो है ना वो इंपोर्ट नहीं की गई और इस तरह से जो है ना कारखानों को पैसे नहीं दिए गए। उस पर काउंटर आर्गूमेंट होगा जी महंगी बिजली की, महंगे सौदे हुए। वो कॉन्ट्रैक्ट है, सॉवरेन गारंटी होती है उन कॉन्ट्रैक्ट। अब गवर्नमेंट ने ये किया कि सोलर पैनल पर उन्होंने जो है ना वो सेल्स टैक्स था और जो भी टैक्स था उस पर उन्होंने वो खत्म कर दिया। ठीक है जी। और बाकी उन्होंने देखे अब तनख्वाहदार तबके की तनख्वाह बढ़ाई। अब जितनी किटी होगी, जितने आपके वसाइल होंगे उसके अंदर रहकर या जो वसाइल की जो एक्सपेक्टेशन होती है, असेसमेंट होती है ना, कितने टैक्स कलेक्शन होगी और ये कम होगा तो यहाँ से हम जो है ना ये बढ़ाएंगे अपना रेवेन्यू। तो अभी ये ट्रेडर्स की बात हो रही थी, अब उन्होंने एक सिस्टम कर दिया है। लोगों को ये शिकायत थी और जायज शिकायत है कि FBR से या इंडियन रेवेन्यू वालों से इंटरेक्ट करना ताजिर और कारोबारी हजरात के लिए इंतहाई मुश्किल काम है और रिश्वत का बाजार गर्म होता है। ये उनकी बिल्कुल बजा शिकायत। तो उन्होंने बिजली के बिल की कंजम्पशन के हिसाब से एक आइडिया दिया है कि वो उसके अंदर एक टैक्स जो है ना शामिल कर लेंगे उनमें से। और एक बहुत बड़ा इशू है जो पाकिस्तान में बड़े अरसे से आ रहा है, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी। ठीक है जी, आप बाजारों में चले जाएं, हमारे भी वोटर हैं, दोस्त हैं, दुकानदार हैं, शायद इस बात पे नाराज हो, आप उनका सर्वे कर लीजिए। इतनी बड़ी दुकानें हैं, ताजरान टैक्स नहीं देते जी। मैं कंडेम नहीं कर रहा, मैं एक नेशनल कंसर्न शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, कितने हजरात हैं जो टैक्स देते हैं। ठीक बात है जी। बहुत शुक्रिया आपका रजवाना साहब। बात तो और भी करते हैं लेकिन बहुत ही कम वक्त है। हसन खावर साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको यही कहूंगा कि इस वक्त जो बजट है वो तो किसी तौर इस मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। दूसरी बात यह है कि ये तो रिलीफ का टाइम था, ये इस्लाहात या रिफॉर्म का टाइम नहीं, तो ये मुनासिब वक्त नहीं है।
देखिए, मैं आपको फिर ये कहूँगा कि इसमें कोई शख्स नहीं कि पाकिस्तान को मुश्किल कदम लेने पड़ेंगे, लेकिन वो मुश्किल कदम लेने से पहले 2 काम करने हैं। एक तो हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है, एक ऐसी गवर्नमेंट लानी है जो लेजिटिमेट हो, जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, और दूसरी बात ये है कि हमने गरीब तबके के लिए जो हमारी सोशल प्रोटेक्शन मेजर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा मजबूत करना है, ताकि हम अपने मुल्क को बेहतर बनाते-बनाते कहीं अपने गरीब भाई-बहनों को भूल ना जाएँ। जी, जी, यही इस मुल्क का रास्ता है, और जब तक फ्रेश इलेक्शन नहीं होंगे, ये मखलूत और कमज़ोर हुकूमत जो है, ये चलिए कभी IMF आपकी के राय आगे भी घुटने इसमें आ टेकेगी, गई। कभी आमर किसी ज़िया, का। आमर ज़िया साहब कैसे कंक्लूड करेंगे आप, बल्कि आप ही को कंक्लूड करना है अब इसे। तो मैं ये करूंगा कि इससे पहले हमने 22-23 आईएमएफ के प्रोग्राम लिए, और जितना हम लोगों ने आईएमएफ से इलाज कराया तू हमारा मर्ज बढ़ता गया, क्योंकि आईएमएफ के पास वही 2-4 नुस्खे होते हैं जो वो चाहे लातीनी अमेरिका हो, मशरक़ वस्ता हो, बड़े सगीर हो, वही वो कहते हैं कि जी आप अपना करेंसी डिवैल्यू इकोनॉमिक हिटमैन। हाँ, इकोनॉमिक हिटमैन, वही 2-4 उनके नुस्खे हैं कि जी करेंसी डिवैल्यू कर दें, सब्सिडीज का खात्मा कर दें, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें। बात ये होती है कि जब आप डिमांड को कर्व करेंगे और आप समझे कि उसके नतीजे में खुशहाली है, हुकूमत उसी तरफ जा रही है ना कि डिमांड को कर्व करे, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन करे, और जनाब किसी तरह स्टेबलाइजेशन का जिसको नाम लेते हैं। तो पहले भी नुस्खे काम नहीं किए थे, इस बार भी नहीं करेंगे जब तक हम होम ग्रोन उस पे नहीं जाएंगे, सॉल्यूशंस पे नहीं जाएंगे, उस वक्त तक हल नहीं मिलेगा। सही मानों में बिल्कुल तरक्की नहीं कर सकता, और यकीनन उसके लिए पहली शर्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। ठीक बात है जी नाज़रीन किराम, आपने देखा कि हमने बहुत सी और बातों पे गुफ्तगू करनी चाहिए, पंजाब की सियासत पर भी, पंजाब के बजट पर तो, लेकिन लोगों की नज़रों में एक ही बात है, वो बजट है। बजट के बारे में जो अच्छी चीज़ें भी वो भी उनको मुश्किल लग रही हैं, वो लगता है कि ये अटेन ना की जा सकें, और जो चीज़ें ऐसी हैं जो अटेनेबल हैं वो भी उनको आटे में नमक के बराबर लग रही हैं। लेकिन इसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं, जैसे अफगानिस्तान में जिनका जिक्र भी किया और उसको बयान भी किया। अल्लाह करे कि हम मुल्क जो है, ये मुल्क ये किसी पार्टी का सवाल नहीं है, किसी सियासतदान का सवाल नहीं है, ये मुल्क जो है इस मुश्किल सूरत हाल से निकल आए। इससे मुश्किल सूरत हाल क्या हो सकती है कि अब अपने टैक्सों का आधा जो है वो आप कर्ज़ों में अदा करेंगे। 43% जो है, आधा ना हुआ सा 43% तो हुआ है, और बाकी जो हिस्सा है वो सूबों को चला जाएगा। तो वफाकी हुकूमत चलेगी कैसे, दफा कैसे चलेगा, आपकी सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत के तमाम बंदोबस्त काम के वो कैसे चलेंगे, और इसके साथ ही तरक्याती काम कैसे होंगे। आसन इकबाल लाख कहते रहें, लेकिन उनके काम कैसे पूरे होंगे, ये सारे सवालात हैं जिसका जवाब किसी एक शख्स को, किसी एक पार्टी को नहीं देना, पूरी कौम को देना है। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।